वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम सेल रेफरेंसिंग पर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, सेल रेफरेंसिंग की क्या टाइप्स होती हैं और सेल रेफरेंसिंग की इन टाइप्स का हम फार्मूलाज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर अगर आप बहुत बेहतरीन ढंग से फार्मूलाज लगाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सेल रेफरेंसिंग की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल रेफरेंसिंग की सभी टाइप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सेल रेफरेंसिंग को समझते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। कोई भी वर्कशीट जो होती है वो सेल से बनती है। छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एमएस एक्सेल में वर्कशीट का, वो सेल ही है। सेल बनता है रोज एंड कॉलम्स जब एक दूसरे को कट करते हैं तो जो स्मॉल बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को सेल रेफरेंस कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका एड्रेस है F4। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका एड्रेस है K7। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस सेल का एड्रेस है E16। ये जो एड्रेस है ये दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है, रो के और कॉलम के। ये जो पर्टिकुलर सेल है इसका जो एड्रेस है वो है A1। ए है कॉलम का नेम और जो ये 1 है 1 रो का नंबर है। इस तरह से ये सेल का रेफरेंस बनता है या सेल का एड्रेस बनता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8। अब मुझे इस 7 और 8 को आपस में ऐड करना है। मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आपने कोई फार्मूला लगाना है तो वो फार्मूला ऑपरेटर की हेल्प से भी लग सकता है और किसी फंक्शन की हेल्प से भी लग सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर ऑपरेटर की हेल्प से आपको फार्मूला लगाकर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर इक्वल टू लिखें, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लें। ये किसको सिलेक्ट किया आपने? F3 को सिलेक्ट किया। आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये मैं अभी यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाता हूँ और यहाँ पर शो फॉर्मूलाज पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट आया है F3 और F4 को ऐड करके। आप कहेंगे नहीं सर ये 7 और 8 को ऐड करके आया है। बिल्कुल ये 7 और 8 को ऐड करके आया है, लेकिन फॉर्मूला में हमने 7 और 8 नहीं लिखा। फॉर्मूला में हमने उन सेल्स का एड्रेस लिखा है, उन सेल्स की रेफरेंस लिखी है। जैसे ये जो 7 लिखा है ये F3 में लिखा है, ये जो F4 लिखा है ये इसके अंदर कौन सा कंटेंट है? इसके अंदर 8 है। तो जब मैं इक्वल टू का साइन लिखकर F3 प्लस F4 कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एक्सेल से कह रहा हूं कि F3 के अंदर जो कंटेंट है उसको ऐड कर दिया जाए F4 के अंदर जो कंटेंट है। अगर मैं यहां से शो फॉर्मूलाज को हटा दूं तो अगर मैं यहां पर डबल क्लिक करके देखूं तो यहां पर F3 और F4 को ऐड किया गया है। ये देखिए, उसके साथ साथ ये यहां पर डार्क लाइन भी आपको दिखाता है कि आपने इनके कंटेंट्स को ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट को चेंज कर दूं तो मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अब ये तो है अलग अलग सेल्स का एड्रेस। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू लिखकर सम नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। टैब को प्रेस किया, इन तीनों को ले लिया। ये जो 3 सेल्स में इसके अंदर पास कर रहा हूं ना, ये 3 सेल्स की रेफरेंस पास कर रहा हूं। ठीक है, ये रेफरेंस क्या है? F3 से लेकर F5 तक। तो ये मैंने रेंज की रेफरेंस पास की है, यानी रेंज का एड्रेस पास किया है। तो एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये तो कन्फर्म है कि जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर फार्मूला को लगाते समय हमें सेल के एड्रेस या रेंज के एड्रेस की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब उसके बाद 3 चीजें आपको और समझनी है। सेल रेफरेंसिंग की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, दूसरा है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग और तीसरा है मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। अब ये जो एब्सोल्यूट है और ये जो मिक्स्ड है ये हमें लगानी पड़ती है, लेकिन जो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है या रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है वो हमें लगानी नहीं पड़ती। एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट उसी का उपयोग करता है। लेकिन ये जो सेल रेफरेंसिंग की अलग अलग टाइप्स हैं ये कब पिक्चर में आती हैं, इनका इस्तेमाल कब होता है?
इनका इस्तेमाल तब होता है जब हम फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करते हैं। अब वो कॉपी हम विद इन शीट भी किसी सेल में कर सकते हैं, आउटसाइड भी शीट भी कर सकते हैं, और आउटसाइड दी वर्कबुक भी कर सकते हैं, यानी एक वर्कबुक की रेफरेंस हम दूसरी वर्कबुक में भी पास कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं विद इन वर्कशीट ही आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इन तीन चीजों की, सबसे पहले इन तीन तरह की रेफरेंसिंग की समझ लग सके। तो चलिए, मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा है मेरे पास। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके साइज को ना हम बढ़ा लेते हैं, ताकि आपको देखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो ये मेरे पास डेटा है 877। यहाँ पर मैं भी और भी डेटा ले लेता हूँ। ये 9 है, यहाँ पर 7 ले लें, और यहाँ पर 4 ले लें। कोई भी डेटा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ। क्या आंसर आया? 17। अब मुझे इन दोनों को भी ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे इज इक्वल टू लिख के दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। अब आप इसको कॉपी करने के लिए यहाँ डबल क्लिक कर दें, या आप ड्रैग भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल और डी का इस्तेमाल करके भी आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम कॉपी पेस्ट को नहीं फिलहाल समझ रहे, अभी हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, चलिए मैं इसको वापस यहाँ पर फॉर्मूलाज में चलते हैं और यहाँ पर शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया था, इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है F3 प्लस G3। लेकिन जब मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी किया ना, तो ये फॉर्मूला F3 प्लस G3 ना रहकर F4 प्लस G4 हो गया। और जब यहां पर कॉपी किया गया, तो ये F4 G4 ना रहकर F5 G5 हो गया, जबकि यहां दोनों की जगह पर F3 प्लस G3 आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जो ऐड करना चाहते हैं वो इन दोनों को ऐड थोड़ी करना चाहते हैं, हम तो इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। इसलिए जब आप फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करते हैं, तो वो फॉर्मूला अपने रोज एंड कॉलम्स को अपडेट कर लेता है। अब आप कहेंगे कि यहां पर शो फॉर्मूलाज दोबारा से कीजिए। यहां पर एफ 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 तो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा एफ अपने आप को अपडेट, जबकि रोज जो हैं वो अपने आप को अपडेट कर रही हैं। ये 3 से 4 हो गई, ये 4 से 5 हो गई, ये इधर भी जी है, इधर भी जी है, इधर भी जी है। क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब भी आप टॉप टू डाउन ड्रैग करते हैं ना, तो भैया ये जो पर्टिकुलर हैं, ये दोनों कॉलम्स तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन रोज चेंज हो रही हैं। रो पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो इसीलिए जो एड्रेसिंग हो रही है यहाँ पर, वो इस तरह से हो रही है F3 प्लस G3, F4 प्लस G4, F5 प्लस G5। 3 रोज में 3 अलग अलग कंटेंट्स को ऐड किया गया है। मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसको इस ऑर्डर में भी ऐड करना है, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। आप सम का फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से ऑपरेटर से मैं ऐड कर रहा हूं, आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। आप इन तीनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद ना, ये फॉर्मूला मुझे यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा। चलिए इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं। जैसे ही मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा ना, तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये F3, F4, F5 को ऐड कर रहा है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये G3, G4, G5 को ऐड कर रहा है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये H3, H4, H5 को ऐड कर रहा है। अब हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर F है, यहां पर G है, यहां पर H है। यानी यहां पर कॉलम चेंज हुआ, यहां पर कॉलम चेंज हुआ, यहां पर कॉलम चेंज हुआ, लेकिन रो 3 4 5 3 4 5 एंड 3 4 5 ही रही। क्यों? क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं ना, ऐसे मैंने ड्रैग करता हूं, तो रो तो सेम ही रहती है, लेकिन कॉलम चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी रिलेटिव सेल एड्रेसिंग काम करती है। इसको हम रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहते हैं। लेकिन अब अभी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं इसको रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके भी आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको सेल रेफरेंसिंग जो है वो पता लग गई होगी कि फॉर्मूलाज अपने आप अपडेट जो है वो होना शुरू हो जाता है जब हम उसको कॉपी करते हैं।
ठीक है, और दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, टॉप टू डाउन भी हो रहा है, लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है। अगर आप राइट टू लेफ्ट ड्रैग कर देंगे तो ये राइट टू लेफ्ट भी चलेगा, टॉप टू बॉटम करने की बजाय बॉटम टू टॉप करेंगे तो ये बॉटम टू टॉप भी चलेगा। ठीक है, देखना आपको है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं यहां पर इसको क्लियर कंटेंट्स कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां कोई नंबर है 7, यहां कोई नंबर है 8, यहां कोई नंबर है 9। चलो 7 8 9 सीरीज में ही हमने नंबर ले लिए। यहां पर मेरे पास एक नंबर है 10। ठीक, और मैं यहां पर रिजल्ट चाहता हूं। मैं चाहता हूं पहले 7 इससे मल्टीप्लाई हो और यहां रिजल्ट आ जाए, फिर 8 इससे मल्टीप्लाई हो, यहां रिजल्ट आ जाए, फिर 9 इससे मल्टीप्लाई हो और यहां रिजल्ट आ जाए। चलिए करके देखते हैं। मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं, इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। वेरी गुड, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, B2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी B2 के अंदर जो कंटेंट्स थे उसको C1 के अंदर जो कंटेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब मैं इसी को नीचे ड्रैग कर लेता हूं, 0 0। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये 7 था, पहले यहां पर क्या था B2, B2 को किससे मल्टीप्लाई किया था? C1 से। जैसे ही आपने नीचे की तरफ ड्रैग किया ये भी नीचे को आया और ये भी नीचे को आया। ये नीचे को आया तो कहां पे आ गया? ये नीचे आकर इस सेल में आ गया, ये आ गया B3 में। आना भी चाहिए था, हमें B3 में ही आना है, लेकिन हमें यहां से C1 से C2 में नहीं आना है, हमें C1 से C2 में नहीं आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मतलब है कि आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। अब यहां पे हमें किसको फ्रीज करने की जरूरत है? यहां पर हमें इस 10 को, जिस सेल के अंदर ये 10 लिखा है, जिसका हमें बार बार इस्तेमाल करना है, हमें इसको फ्रीज करने की जरूरत है। तो चलिए इसको फ्रीज करते हैं। इसको फ्रीज कैसे किया जाएगा? यहां पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर अगर तो आपको रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। जब आप रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मुझे इन दोनों को फ्रीज करना है। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो मैनुअल मेथड है, उसके लिए आपको सी के आगे भी डॉलर का साइन डालना पड़ेगा और इस 1 के आगे भी डॉलर का साइन डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर सेल है ये फ्रीज हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से F4, फंक्शन की 4 को प्रेस करना पड़ेगा, तो भी ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहां से फंक्शन की 4 का इस्तेमाल करके मैं यहां पर इन दोनों के आगे डॉलर का साइन लगा देता हूं। फंक्शन की का इस्तेमाल आप एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। जैसे अगर आप फंक्शन की का इस्तेमाल एक बार करेंगे तो इन दोनों के आगे डॉलर का साइन आ जाएगा। अगर आप फंक्शन की का इस्तेमाल सेकंड टाइम करते हैं, अब मैं दूसरी बार इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जैसे ही आप फंक्शन की का इस्तेमाल सेकंड टाइम करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम के आगे से डॉलर का साइन हट जाएगा और रो के आगे डॉलर का साइन रहेगा। ये फंक्शन की को सेकंड टाइम प्रेस करने पर होता है, फंक्शन की 4 को। अब मैं फंक्शन की 4 को थर्ड टाइम प्रेस करूंगा, फंक्शन की 4। जब हम इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर का साइन जो है वो सी के आगे आ गया है, यानी कॉलम को फिक्स कर दिया गया है और रो अब फिक्स नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से प्रेस करते हैं फंक्शन और F4 को। फिर से यदि आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डॉलर साइन अब नहीं है, ना ही कॉलम के साथ और ना ही रो के साथ। यानी पहली बार प्रेस करने पर वो दोनों के साथ डॉलर साइन लगा देगा, दूसरी बार प्रेस करने पर वो केवल और केवल रो के साथ डॉलर का साइन लगाएगा, तीसरी बार प्रेस करने पर वो कॉलम के साथ डॉलर का साइन लगाएगा और चौथी बार प्रेस करने पर वो दोनों के ऊपर से डॉलर्स के साइन हटा देगा। डॉलर के साइन लगने का मतलब ये है कि आपका वो चीज आपने क्या कर दी है? फ्रीज कर दी है। अभी एक बार मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ रो को फ्रीज करके देखता हूं। आप यहां पर फंक्शन और F4 को इकट्ठा प्रेस करें तो ये दोनों हो गए। फिर से फंक्शन और F4 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रो फ्रीज हो चुकी है। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं।
अब मुझे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। नीचे की तरफ ड्रैग करने से आप देखेंगे कि आंसर तो आ चुका है। मैंने तो सिर्फ रो को फ्रीज किया है, कॉलम को फ्रीज किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं भाई साहब पड़ी। ठीक है, ये देखिए बी टू को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, इससे मल्टीप्लाई किया जाए। यहां पर आए, सॉरी यहां पर आए, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इस 8 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया गया है और ये C1 है। अब क्योंकि हम इसी कॉलम में रह रहे हैं, ये C जो है, ये जो 10 लिखा है, ये C कॉलम में ही तो है, कॉलम तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं हम, क्योंकि नीचे की तरफ ड्रैग करने पर कॉलम तो चेंज होता ही नहीं, इसलिए मैंने कॉलम को क्या नहीं किया, फ्रीज नहीं किया। अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर B4 है और B4 मल्टीप्लाई हो रहा है C1 से। जैसे पहले C2 C3 C4 आ रहा था, अब वो आना बंद हो चुका है। चलिए मान लीजिए मेरे पास यहां पर 8 4 और 2 है, यहां भी नंबर कोई और ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 2। अब मैं इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ के ना मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग कर देता हूं। जैसे ही आप इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसने क्या किया, इसने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इस 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इस 5 को इस D से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि आपने राइट साइड की तरफ ड्रैग किया है। जब आप राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो उस केस में ये इसको अपडेट कर देगा, सी को डी कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि भाई साहब आपने सी को फ्रीज तो किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सी को भी अब फ्रीज कर देना चाहिए। और अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मैं यहां पर वापस आता हूं, यहां पर आकर यहां से मैं इसको भी फ्रीज कर देता हूं। इसको फ्रीज करने के लिए मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं, फंक्शन की को प्रेस करके F4 को प्रेस करता हूं और इन दोनों को फ्रीज कर लेता हूं। अब मैंने दोनों को फ्रीज कर लिया, एंटर को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं इसको इधर ड्रैग कर लूंगा। ड्रैग करने के बाद 50 आ गया, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर 40 और 20 आ गया। अब आप इस फार्मूला को देख लें, ये देखिए C2 मल्टीप्लाइड बाय C1 है, लेकिन दोनों के साथ ही डॉलर का साइन इस्तेमाल किया गया, दोनों को फ्रीज किया गया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, इस तरह से जब आप डॉलर का साइन रो के साथ भी लगाते हैं और कॉलम के साथ भी लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा, अब हम करेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें हमें या तो रो को फ्रीज करना है या कॉलम को फ्रीज करना है, किसी एक चीज को फ्रीज करना है। जब भी हम रो और कॉलम में से किसी एक चीज को फ्रीज करते हैं तो दूसरी चीज किस तरह से बिहेव करेगी, दूसरी चीज रिलेटिवली बिहेव करेगी। एक एब्सोल्यूट की तरह बिहेव कर रही है और दूसरी रिलेटिव की तरह बिहेव करेगी। चलिए वो समझ के देखते हैं। यहां पर मैं इसको क्लियर कंटेंट्स कर देता हूं, घबराइए मत, मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स आपको आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 10, यहाँ पर ले लिया, यहाँ ना लीजिए 10, आप यहाँ पर 10 लीजिए, यहाँ पर लें आप 10। 10 लेने के बाद आप यहाँ पर 20 ले लें, यहाँ पर आप 30 ले लें। ठीक, और यहाँ पर आप ले लें 5 4 और 3। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर 5 है ना, ये इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 5 इस 20 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 5 इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 4 इस 10 से मल्टीप्लाई हो, ये 4 इस 20 से मल्टीप्लाई हो, ये 4 इस 30 से मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट ऐसे आए, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ रिजल्ट आया। 3 10 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ रिजल्ट आए, 3 20 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ रिजल्ट आए, 3 30 से मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर रिजल्ट आए। अब मैं चाहता क्या हूं एक्चुअल में, मैं ये चाहता हूं कि ये जो है ना, ये A2, ये A2 ही है ना, हाँ ये A2 जो है ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, ये A2 इससे। ये क्या है, ये है यहाँ पर B1, ये A2 है और ये B1 है, ये A2 B1 से मल्टीप्लाई हो। ध्यान से समझिएगा, ये A2 B1 से मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर रिजल्ट आ जाए। यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर A2 है ना, ये A2 C1 से मल्टीप्लाई हो, A2 मल्टीप्लाई हो C1 से। यहां मैं क्या चाहता हूं,
यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो A2 है ना, ये वाला A2 ये मल्टीप्लाई हो D1 से। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल डालता हूँ और यहाँ पर D1 लिख देता हूँ। ठीक, ये चाहता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो A3 है ना, ये जो A3 है ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, इससे। ये क्या है, B1, ये A3 B1 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, ये जो A3 है ना, ये जो A3 है ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, इस C1 से मल्टीप्लाई हो। ये C1 है, देख लें ध्यान से, ये C1 है। और ये जो A3 है ना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो इस D1 से। ठीक कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये A4 है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो A4 है ना, ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, इस B1 से मल्टीप्लाई हो। मैं ये चाहता हूं कि ये जो A4 है ना, ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, C1 से मल्टीप्लाई हो। मैं ये चाहता हूं कि ये जो A4 है ये मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो, D1 से मल्टीप्लाई हो। ये क्या है, ये A4 है। ये क्या है, डी, ये जो है यहाँ पर ये A4 है और ये जो है D2 है। मैं किससे चाहता हूँ, D1 से मल्टीप्लाई हो। तो मैं, मेरी रिक्वायर्ड जो है ना वो ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अब ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये रिक्वायरमेंट अपनी ठीक करनी है। मैं यहाँ से क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास 50 आ गया। मैं इसको इधर ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग करने पर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये तो रिजल्ट ही कुछ और आ गया। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया 50, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ तक फॉर्मूला ठीक है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो ये देखिए, जब हम इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये 5 के ऊपर जो था, जो 5 सिलेक्ट था, ये जो सेल सिलेक्ट था, ये ड्रैग होकर बी वाले कॉलम में आ गया। और ये जो पर्टिकुलर है, ये 20, इसने उसको 20 को पकड़ा है और इधर से इसको 50 को पकड़ लिया। चलिए, मैं इसको शो फॉर्मूला से आपको दिखाता हूँ। यहाँ शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करें। अब ये जो है ना, ये, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल F करके ना रिप्लेस कर देता हूँ इज इक्वल टू के साइन को, ओके पे क्लिक करता हूँ। और ये जो आउटपुट है, वो आउटपुट है जो आ रही है, ये है रिक्वायर्ड आउटपुट। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल और C करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ। मैंने आपके सामने दोनों कंडीशन रख दी। ये वो कंडीशन है जो मुझे चाहिए, ये वो कंडीशन है जो आ रही है। ये देखिए अपडेट होता जा रहा है, A2 B1, A3 B1, A4 B3। ठीक है, अब ये देखिए A2 A3 A4 तक तो ठीक है, लेकिन B1 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 हमें चाहिए। यहाँ पर B1 B2 B3 आ रहा है, यहाँ पर C1 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 है, और यहाँ पर C2 C3 C1 C2 C3 आ रहा है। यहाँ पर D1 चाहिए हमें, और यहाँ पर D1 D2 D3 आ रहा है। यहाँ पर रिलेटिव चल रहा है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें मिक्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये जो है यहाँ पर जो है वो हमारी रिलेटिव चल रही है। चलिए मैं करके देखता हूँ। इक्वल टू लगाते हैं, इसको पकड़ता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इससे। ठीक, शो फॉर्मूलाज चल रहे हैं, शो फॉर्मूलाज को हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको पकड़ के बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में ही हमें अच्छा लगे। ठीक, चलिए इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। फॉर्मूला लगाने पर ये बढ़ जाते हैं, वैसे सिकुड़ जाते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास 50 आ गया। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मैं देखूंगा कि कहीं गड़बड़ हो रही है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब गड़बड़ क्या हो रही है, ये जो B है ना, ये जो B1 था, अब ये क्या था, ये देखिए ये क्या है, ये है B1। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर ये B1 B2 हो चुका है। मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ये B1 ही चाहिए। ये देखिए यहाँ पर A3 के साथ B1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं रो को फ्रीज कर दूंगा। क्या करूंगा, रो को फ्रीज कर दूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन के साथ F4 को प्रेस करूंगा, तो ये दोनों फ्रीज हो जाएंगी। दोनों नहीं करनी है मुझे, फंक्शन के साथ फिर से F4 को प्रेस करना है, तो मेरी रो फ्रीज हो गई। अब मुझे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूंगा, मेरी रो फ्रीज है, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगा।
ये मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये A2B1 A3B1 A4B1 आ गया। A2B1 A3B1 A4B1 ही चाहिए था। ये देखिए ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। कैसे फुलफिल हो रही है? रो को फ्रीज करके फुलफिल हो रही है। यहाँ शो फॉर्मूलाज पर फिर से क्लिक कर देते हैं। अब मुझे इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करना है। मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भाई साहब मुझे चाहिए थे 5 और यहाँ पर आ क्या रहा है 50। ये 50 को इससे मल्टीप्लाई करता जा रहा है। अब मुझे चाहिए था A3, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर ये A2 चाहिए। तो मेरे पास आ क्या रहा है? मेरे पास B2 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मुझे किसको फिक्स करना है? यहाँ पर मुझे कॉलम को फिक्स करना है। कॉलम कौन सा है? ए को फिक्स करना है। ए को फिक्स करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन के साथ F4 को प्रेस करता हूँ, फिर से प्रेस करता हूँ, फिर से प्रेस करता हूँ, तो मेरा कॉलम फ्रीज हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ड्रैग है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा ये ठीक हो गया। इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा, ओके हो गया। इसको पकड़ के कंप्लीट ड्रैग किया ना आपने यहाँ से, अब नीचे की तरफ यहाँ से ड्रैग कर लें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इधर कर लो क्योंकि ये ना जब हम फार्मूलाज करेंगे भागेगा उधर को। अब इसको आप सिलेक्ट कर लो और शो फार्मूलाज पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप शो फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना वो पूरी हो चुकी है। और अरे यार, जब हम मेहनत करें और रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए A2 A3 A4 चाहिए था, A2 A3 A4 आ रहा है। B1 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 चाहिए था, B1 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 आ रहा है। यहाँ पर A2 A3 A4 चाहिए था, A2 A3 A4 ही चाहिए था। साथ में C1 चाहिए था, ये रिक्वायर्ड वाला है ना, C1 चाहिए था, जी हाँ C1 ही चाहिए था। यहाँ पर D1 चाहिए था, जी हाँ D1 ही चाहिए था। यहाँ पर A2 A3 A4 चाहिए था, A2 A3 A4 ही चाहिए था। तो कैसे किया हमने ये? फ्रीज करके। यहाँ पर किसको फ्रीज किया है? यहाँ पर इसमें A2 में किसको फ्रीज किया है? कॉलम को फ्रीज किया है, रो को छोड़ दिया। B1 में किसको फ्रीज किया है? B1 में हमने रो को फ्रीज किया है, कॉलम को छोड़ दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है जहां पर रो को फ्रीज करना पड़ता है, कॉलम को छोड़ना पड़ता है, कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है, रो को छोड़ना पड़ता है। तो इसको मतलब हम बोल रहे हैं कि हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्स यूज किया है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल किया है। तो इस चीज को हम रिलेटिव सेल एड्रेसिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर, जो हम डे टू डे लाइफ में ऑफिशियल वर्क में जो यूज करते हैं वहां पर हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सेल्स का डेटा है और ये प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, और ये आइटम की आईडी है। अब अगर आपके पास सेल है, प्राइस पर यूनिट है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आप इसको इससे डिवाइड कर दें, यही होता है। इसको इससे डिवाइड कर दें। ये आपने किसको किससे डिवाइड किया है? आपने C4 को D4 से डिवाइड किया है। अब अगर मैं इसको इससे कॉपी करूं, इस यहां पर कॉपी करूं, तो क्या C4 D4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? C5 D5 से डिवाइड होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ C6 D6 से डिवाइड होगा। यहाँ क्या होगा? C7 D7 से डिवाइड होगा। ये क्या हो रहा है? ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है, या रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आइए। यहाँ पर ना मेरे पास सेल्स का डेटा है, सेल्स की Q1 का, Q2 का, Q3 का, Q4 का। अब मुझे ये सेल्स है और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सेल्स ना INR में है, यानी इंडियन रुपीज में है। मुझे ये USD डॉलर्स में चाहिए। USD डॉलर्स का कन्वर्शन रेट जो है मान लीजिए 81.85 है, तो मुझे ये चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं इसको पकड़ूंगा। इसको पकड़ने के बाद मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगा और इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक, अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया है? यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया है। करना था ऊपर वाले से,
इसका मतलब ये है कि मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। ये कहाँ था? J3 में था। कहाँ पे आ गया? J4 में आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना रो को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको हटाएं जरा यहाँ से, और यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आके आप क्या करें, आप रो को फिक्स कर लें। यहाँ पर आते हैं और फंक्शन के साथ F4 को प्रेस करते हैं। दोनों फिक्स हो गए? नहीं, मुझे रो को फिक्स करना है। तो ये अब रो फिक्स हो गई, 2 बार प्रेस किया जब मैंने। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पर C5J3 है और यहाँ पर C6J3 है। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब मैं इसको इस साइड ड्रैग करता हूँ। अरे, यहाँ पे तो गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है? यहाँ पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपने राइट साइड पर ड्रैग किया तो ये यहाँ पर आ गया। इसने इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। ऐसा ही करना चाहिए था। पहले सेल्स 1 का निकाला, अब सेल्स 2 का निकालना है। ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन ये 8.85 किस में लिखा है? जे में। ये किस कॉलम को पकड़ रहा है? के को। ड्रैग करने पर, राइट साइड पर ड्रैग करने पर कॉलम चेंज हो जाता है। अब मुझे कॉलम चेंज नहीं करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इस सेल के कॉलम को भी फिक्स करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हटाने के बाद मैं यहां पर वापस आता हूं। यहां पर डबल क्लिक करता हूं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन को प्रेस करता हूं। फंक्शन की को प्रेस करके F4 को प्रेस करता हूं और मुझे इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को फ्रीज करना है। एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर आता हूं और राइट साइड की तरफ जब इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। डबल क्लिक करके देखें, इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, तो ड्रैग कर दें। ड्रैग करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कहीं भी क्लिक करके देखें, ये देखिए इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। इसको पकड़ें, इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। इसको पकड़ें, इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। ये देख लें, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है उसमें रो को भी और कॉलम को भी, दोनों को ही फ्रीज करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ये है मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग या मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग दोनों बोला जा सकता है। यहाँ पर आते हैं। अब मुझे करना क्या है, ये ना सेल्स दी गई है और मुझे क्वार्टर वाइज क्वांटिटी निकालनी है। इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डिवाइड पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ इसको डिवाइड कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको इससे डिवाइड किया है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या इसको इससे ही डिवाइड करना था? बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे खींचता हूँ, देखता हूँ क्या इसको इससे डिवाइड करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ठीक कर रहे हैं। अब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ। जब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा ना तो ये एरर दे देगा। यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए इसने क्या किया भाई साहब, इसने इसको तो पकड़ना था, ठीक पकड़ा, लेकिन इसने इसको भी चेंज कर दिया। ये जी कॉलम जो है ये मुझे फिक्स चाहिए, ये तो एच में चला गया। मुझे क्या करना है? मुझे जी कॉलम को फिक्स करना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर ये जो मेरा जी कॉलम है ना, ये जो जी वाले भाई साहब हैं, तो इसको मैं यहाँ से एक बार प्रेस करने पर दोनों हो जाएंगे, लेकिन मुझे केवल जी को करना है। मैं फिर से करूँगा, एक बार फिर से करूँगा, तो जी जो है वो फ्रीज हो गया है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने पर मैं इस तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। चेक करके देख लें। ये देखिए, इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है, इसको इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। ये यहाँ से मूव होता हुआ, ये यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ से ये सी से डी में, डी से ई में, ई में एफ से। लेकिन ये जी वाले भाई साहब फिक्स हैं। यहाँ पे आए, यहाँ D4, यहाँ पे आए E4, यहाँ पे आए, यहाँ पे F4। लेकिन हर बार डिवाइड किससे हो रहा है? G4 से। और ये तो हमारा पहले ही ठीक था, तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। आप इस सारे को सिलेक्ट करके भी नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो दिस इज द मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। इसको मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोल सकते हैं। और भी रियल लाइफ में ऑफिशियल वर्क करते समय हमें बहुत बार इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास कुछ प्राइसेस हैं, रेट्स हैं, और जीएसटी जो है, जो रेट्स हैं विदाउट जीएसटी हैं, तो आपने 18% जीएसटी लिख ली, यहाँ पर लिख लिया 18%, और यहाँ पर आपने उनकी जीएसटी वाला प्राइस निकाल लिया। या यहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है और आपने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाना है, तो आप एक सेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लें।
अब इसको एक सेल में लिखने का फायदा क्या है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आप इसको डायरेक्टली 81.85 से डिवाइड ही कर देते, आपको इस सेल में लिखकर उसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है? उसकी भी जरूरत है। उसका कारण यह है कि अगर मैं यहाँ पर 75 कर दूंगा तो ये सारा डाटा 75 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको 81.85 से डिवाइड किया होता तो फिर ये इस तरह से ना होता, फिर मैं इसको कैसे अपडेट करता। अब तो मुझे एक सेल में अपडेट करना है और सारे का सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। आप अलग अलग कमीशन रेट्स लेकर, जैसे यहाँ पर है ना, अलग अलग कमीशन रेट्स लेकर अलग अलग कमीशन रेट्स अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर भी आप मिक्स रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी एक, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और सभी के मार्क्स 100 में से ही हैं या 80 में से ही हैं, तो यहाँ पर आप 80 लिख लें और बाकी की परसेंटेज निकाल लें। ये चीज़ें आप करके देखिएगा, बहुत आसान है ये, एक बार ढंग से समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने ढंग से रेफरेंसिंग को समझ लिया तो कोई भी एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने से आपको नहीं रोक सकता। बहुत बेहतरीन ढंग से आप फार्मूलाज को अप्लाई करना सीख जाएंगे। रिजल्ट को कैसे लेके आना है ये आप उस फार्मूला को अप्लाई करके बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। इस लेक्चर को एक दो बार जब आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, स्किल शाला से जुड़े रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।